नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। अखिलेश यादव ने सदन में खड़े होकर कह दिया कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों से सरकार मंदिर बनवा रही है। मतलब साफ था कि जिस नृपेंद्र मिश्रा ने, जो मुलायम सिंह के प्रमुख सचिव थे, उन्होंने गोली चलाने का आदेश किया, वो राम जन्मभूमि समिति के अध्यक्ष हैं, मंदिर बनवा रहे हैं। भगवान राम भी हैरान होंगे कि ऐसे ऐसे आदमियों से मेरा मंदिर बनवा रहे हो। तभी का नतीजा है कि मंदिर जमीन में करोड़ों की बंदरबाट का मामला सामने आया। जांच ठंडे बस्ते में चली गई। मंदिर की छत पहली बारिश में लीक हो गई। नृपेंद्र मिश्रा के बेटे चुनाव हार गए और अयोध्या से भी भाजपा हार गई। भगवान राम का यह डायरेक्ट गिफ्ट था। राहुल गांधी क्या अब इस जहाज को डुबोने की पूरी तैयारी कर चुके हैं? बहुत शानदार बातचीत है दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक के साथ। ले चलता हूं उनके पास। 4 PM यूपी को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत 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 स्वागत है केपी मलिक साहब। अभिनंदन आपका। मजा आता है मुझे आपसे बातें करके। धन्यवाद संजय जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी कि मुझे लोग सुनते हैं और आप मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत आभार। बहुत पसंद करते हैं सर, कई लोग चर्चा करते हैं। मलिक साहब ने ये कहा था, मलिक साहब ने ट्वीट किया था। मलिक साहब, आज बातचीत शुरू करते हैं। एक किला, हम लोग जब शतरंज खेलते हैं, मुझे तो शतरंज का बड़ा शौक है, तो प्यादे आगे करके फिर एक राजा का किला बनाता हूँ मैं सबसे पहले, कि सामने वाला जो आ रहा हो तो राजा किले के अंदर रहे, प्यादे ही मरते रहे। तो मेरी और मोदी जी की कम से कम इस मामले में एक विचारधारा है कि मैं शतरंज में किला बनाता हूँ और मोदी जी अपने प्यादों के किले बनाते रहे हैं और एक एक करके गला कटवाते रहे हैं उनका। वो कोई भी हो, नड्डा जी आजकल कड्डा जी हो गए हैं, किनारे लगने लगे हैं। लेकिन इस पूरा जो किला था उसकी एक पूरी पूरी दीवार तोड़ दिया राहुल गांधी ने। जो एक छवि थी, भाई ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और बहुत साफ सुथरी सरकार। अमेरिका का फाइल का एक पन्ना खुलता है, भूचाल आ जाता है। राहुल गांधी के हाथ में एक किताब आती है और सरकार हिल जाती है। दो मंत्री खड़े होकर राहुल गांधी के खिलाफ मीडिया में बयान दे रहे थे पार्लियामेंट के सामने। राहुल गांधी पीछे से आगे बोले चलो चलो साथ साथ खड़े होकर मीडिया से बात कर लेते। दोनों मंत्री ऐसे भागे जैसे पीछे कोई एक शेर आ गया और आप भी दौड़े पड़ा है, भागे पड़ा है। राहुल गांधी के नाम पर ऐसी कपकपी चढ़ रही है कि अब विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की जरूरत पड़ रही है। अकेले राहुल ने पूरी सरकार को हिला दिया। आपको क्या लग रहा है, ये जो किला था मोदी जी का बना बनाया किला था, क्या अब ये ढह गया है? या ये मान लूं कि इसकी एक दीवार ढह गई है, किले में दरारें पड़ गई हैं और दरारों से अब वो सामने बाहर निकल के आ रहा है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आपका मानना क्या है? संजय जी देखिए, मोदी जी ने जो अपना एक अभेद्य किला बनाया था, उसकी एक दीवार में दरार आ गई है और दरारों में से चीजें निकलनी शुरू हो गई हैं, मेरा ये मानना है। ये जो किला था, इस किले में आप कोई भी पत्थर मारते थे, कोई भी तोप के गोले चलाते थे, कोई भी हथियार से आप इसमें आक्रमण करते थे, किले का कुछ नहीं बिगड़ता था, किले को कोई फर्क नहीं पड़ता था। किले को भेदने की कोशिश हुई, बहुत दिन तक लोग सड़कों पे आए उत्तराखंड में, कुछ फर्क नहीं पड़ा। मोदी जी का आशीर्वाद है और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आज आप देखिए कि जो एक परसेप्शन मोदी जी का बना हुआ था, विकास पुरुष का, हिंदूवादी, देश में विकास चल रहा है, आज उसकी सबकी हवा निकल गई है। आप चौतरफा घिरे हुए हैं। जिस 56 इंच की छाती की आप बात करते थे, मोदी जी किसी से नहीं डर रहे हैं, वो मोदी जी सदन में आते हुए डर रहे हैं। जहां बांग्लादेश की पूर्व राष्ट्रपति शरण ले रही हूं, जिस देश में, जहां चाइना के डर से वो एक तिब्बत वाले जो हमारे क्या नाम उनका, वो शरण ले रहे हूं, दलाई लामा जी शरण ले रहे हो, उनको कोई खतरा भारत में ना हो, ऐसी जगह पे मोदी जी को एकाएक खतरा हो गया। तो ये जताता है कि उनके दावों की हवा निकलती जा रही है। स्टीम फाइल हो, अभी ट्रेड डील हो, अडानी का मामला हो, हरदीप पुरी का मामला हो, बिरला जी का मामला हो, मोदी जी चौतरफा घिर गए। आज संजय जी, पार्लियामेंट में जो हमने राहुल गांधी का जो रौद्र रूप देखा है,
और उनमें जो मैंने देखा है कि एकाएक राजनीतिक दांव पेंच और पैंतरेबाजी जो उन्होंने दिखाई है, उसमें भाजपा घिरी हुई दिखाई दी है। आश्चर्य देखिए संजय जी, उस सदन में ना प्रधानमंत्री है, ना गृह मंत्री है, ना रक्षा मंत्री है, ना कॉमर्स मिनिस्टर है, सब गायब है। और बाद में आई है धीरे से फाइनेंस मिनिस्टर और चुपचाप बैठी है ऐसे, बेचारे ले दे के रिजिजू हैं और बीच में खड़े होते हैं और अपनी चीजों में गिर जाते। जैसे ही राहुल गांधी ने कहा कि इस पे, तो उन्होंने कहा कि आपको प्रमाणित करना होगा। उन्होंने कहा हम प्रमाणित करेंगे करेंगे, इधर ही प्रमाणित करेंगे। और आपके जगदम्बिका पाल जी जो है, जो आसन पर बैठे हुए थे, उनको लगा कि सरकार फंस गई, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है आपको प्रमाणित करने की, चेयर आपको प्रमाणित करने के लिए नहीं कह रही है, मंत्री जी कह रहे हैं, छोड़ दीजिए मंत्री को। आज मंत्री जी की कोई औकात नहीं रही। ये क्या बदलाव हो गया, एकाएक कैसे हो गई चीजें? तो ये बदलाव जताता है कि मोदी जी का जो अभेद्य किला था, उसमें दरारें शुरू हो गई। और क्या ये दरारें अब रुकेंगी? इन दरारों का क्या पटापेक्ष होगा? संजय जी, आने वाले समय में आप देखिए, कल 30 करोड़ वर्करों ने आंदोलन की घोषणा की है, वो हड़ताल पे जा रहे हैं। कितना बड़ा मैसेज देश को जाएगा, कल का दिन आपको देखने लायक होगा। 19-20 को प्रधानमंत्री जी ने एआई समिट बुलाया है दिल्ली में। आज ही हमारे बेटे ने बताया आगे कि पूरा मामला जो है, सबकी छुट्टियां कर दी गई हैं 19-20 को, क्योंकि यहाँ पे मोदी जी का जलवा रहेगा पूरे न्यूक्लियर जोन में, तो सबको बैन कर दिया जाएगा। 4 दिन तक कोई फटकेगा नहीं इधर, क्योंकि उसमें 10,000 विदेशी लोग आ रहे हैं और 1 से 1.5 लाख लोग भारत और दूसरी जगह के लोग आएंगे। 10,000 तो वीवीआईपी हैं, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्राजील के राष्ट्रपति और सुंदर पिचाई और आपके बिल ग्रेट्स, इस लेवल के लोग हैं। तो उनकी सुरक्षा और उनकी बाकी चीजें, और हमारे तो महामानव प्रधानमंत्री जी हैं ही और उनकी पूरी फौज। लेकिन क्या आप 19 तक एआई कर पाएंगे? ये जो नया राहुल गांधी ने कहा है कि 140 करोड़ जनता की जो असली चीज थी, डेटा, उसको बेचने का काम मोदी जी ने कर दिया है। और इधर मोदी जी एआई सबमिट कर रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी ने ऐसा एक मैसेज जनता को दे दिया है कि जनता सवाल पूछेगी अब 19 से पहले? और क्या एआई सबमिट अब सफलतापूर्वक मोदी जी कर पाएंगे? इस पर संशय खड़ा हो गया है। ऐसा आज तक नहीं हुआ है 11 साल के इतिहास में। आप ये देखिए, हैरानी की बात ये देखिए संजय जी, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज एक नया आदेश आया है कि आपको कहीं भी जन गण मन गाना होगा, उससे पहले वंदे मातरम चलेगा। अभी भी आपकी नजर वेस्ट बंगाल के चुनाव पे टिकी हुई है कि ममता बनर्जी को कैसे हटाया जाए। एक वहां जो नए कबीर पैदा हो गए हैं, वो कह रहे हैं बाबरी मस्जिद बनेगी। उत्तर प्रदेश के बाबा कह रहे हैं बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। वो इसको इधर ले जा रहे हैं। लोग बाबरी मस्जिद में उलझे हुए हैं और यहाँ डाटा निकल दिया है। संजय जी, एक उदाहरण सोच के देखिए आप, कि आपके बैंक में 5 लाख रुपए रखे हुए हैं और दूसरे व्यक्ति के 5 करोड़ रुपए रखे हुए हैं और डाटा आपका लीक हो गया है, और आप झुंझुना लेकर बैंक के सामने खड़े हुए हैं। डाटा है ही नहीं आपका, डाटा तीसरा आदमी लेकर निकल लिया, इंटरनेट चल नहीं रहा, लाइट आई नहीं है, आप बैंक के बाहर खड़े हुए हैं। हम पुराने ख्यालात के हैं, हम एचडीएफ की पासबुक लेके खड़े हैं, भैया हमारे 5.5 लाख थे। तो कह रहा साहब इंटरनेट नहीं है, लेकिन आपके हैं, आपके पास प्रूफ है, ठीक है रखिए। जो नए वाला आया जिसके 5 करोड़ है, बोला हमारी तो स्टेटमेंट आती थी ईमेल पे। तो बोला ईमेल तो तब खोलोगे ना जब नेट होगा, यहाँ नेट ही नहीं है। तो इस तरह की शंकाएं लोगों के बीच आ गई है और उन पर चर्चा शुरू हो गई है। आपने लोगों को डाटा बेच के नंगा कर दिया है। बचा क्या है जनता के पास? लोग कल्पना कर लेंगे मुगल काल आ गया है और मुगल काल में अंग्रेज वापस लौट रहे हैं। ये है क्या परिस्थिति? संजय जी, किसान अभी सड़कों पर उतरने बाकी है। आप कह रहे थे कि हमने कृषि क्षेत्र में, डेयरी क्षेत्र में कोई ऐसी चीजें नहीं मंगाई हैं, तो आज आपने बदलाव क्यों किया? आज बदलाव हुआ है कई सारी चीजों में। जो डील थी उसकी कई सारी चीजें बदल के अमेरिकन वेबसाइट पर लगाई गई हैं। हमारे वाले मंत्रियों को तो आज भी नहीं पता कुछ।
तो ये परिस्थितियां आ गई है और इसकी चर्चाएं देश में चल रही। तो मुझे लगता है कि जिस तरह चौतरफा मोदी सरकार घिरी हुई है, उनके मंत्री घिरे हुए हैं और एकाएक हथौड़े चल रहे हैं अनिल अंबानी के नाम पे, हरदीप पुरी के नाम पे, अडानी के नाम पे, तो इससे मोदी जी का बच निकलना मुझे तो मुश्किल नजर आ रहा है। बाकी देखिए आगे हालात कैसे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, इधर ये हथौड़े चल रहे हैं, उधर हथौड़े कहीं और भी चल रहे हैं। एक फाइल खुली, नाम निकल के आया, पूरी पूरी सरकार घिरती हुई नजर आई। अनिल अंबानी को कौन सी खूबसूरत लड़की चाहिए थी, किसके लिए चाहिए थी, और ऐसे अय्याश और ऐसे आदमी जो फ्रॉड में फंसा हुआ है, इसको सीबीआई ईडी गिरफ्तार नहीं कर रही। राहुल गांधी ने तो कह दिया अनिल अंबानी को इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रही क्योंकि अनिल अंबानी का नाम उन फाइल में है, एपस्टीन फाइल में है। अब तो मंत्री हरदीप पुरी ने स्वीकार कर लिया कि वो मिले थे 3-4 बार एपस्टीन से, लेकिन वो अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मिले थे। जैसे हमारे विदेश मंत्री जाएं पाकिस्तान में और कहें कि मैं दाऊद इब्राहिम से मिला था और पट्टी खुल जाए, ये कहें कि नहीं दाऊद इब्राहिम से मैं अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स कैसे बंद हो जाए इस मुद्दे पर मिला था, मैं इसलिए दाऊद इब्राहिम से 4-5 बार मिला था, कोई खास बात नहीं। हरदीप पुरी एपस्टीन से मिले थे, ये बात हरदीप पुरी ने पहले क्यों नहीं बताई? जब मामला खुला था तब क्यों नहीं बताई? बड़ा सवाल है। हरदीप पुरी ये बताएं कि जब वो आरोपी हो चुका था, जब सजा मिल चुकी थी, उसके बाद मिले थे या उससे पहले मिले थे? और आपको क्या लगता है कि फाइल अभी बहुत सारे विकेट गिराएगी? संघ क्यों खामोश है? संघ इतने चरित्रवान लोगों की हालत पार्टी में, और जो जो नेताओं को किनारे करके ब्यूरोक्रेट को लाने का प्लान था मोदी जी को, बड़े बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी बैठ के मूंगफली खा रहे हैं बेचारे अपने बैठ के आश्रम में, चले गए वो परामर्शदाती में। और लेकिन 75 साल के हमारे विश्व गुरु, उनको कोई मतलब नहीं है, वो कहेंगे तुम मूंगफली खाओ, मुझे तो काम करना है। तो संघ अब इतने चरित्रवान नेताओं को ये क्यों देख रहा है, और ये देख क्यों नहीं पूछ रहा कि भैया तुम ये ब्यूरोक्रेट जो थे, मैं तो मानता हूँ सिस्टम खराब करने में बहुत बड़ा हाल ब्यूरोक्रेट का रहा है, नेता बेचारे 5 साल बाद एग्जाम देना होता है उनको, ये ब्यूरोक्रेट की लाइन लगा दिया शनि वैष्णव से लेके हरदीप पुरी तक, और विकेट गिरना शुरू हो रहे हैं। हरदीप पुरी ने मान लिया। क्या लगता है अब इन मानने के बाद कुछ और खुलासे होंगे कि एपस्टीन फाइल में जो नाम आएंगे वो नाम और तूफान ढाएंगे? क्या लग रहा है मलिक साहब? देखिए संजय जी, आपको एक चीज याद रखनी चाहिए। अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि एपस्टीन फाइल में माल अभी बहुत बचा हुआ है। तो उनका इशारा कहीं कोई फ्रांस की और इंग्लैंड की तरफ नहीं था, उनका इंडियंस की तरफ था। अभी इंडियंस के और नाम आएंगे और वो नाम आते ही तहलका मचेगा। पहली बात तो ये है कि मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि मैं तो खुद सत्ते में था, और मैं आज से नहीं, मैं तो 2016 से सवाल पूछ रहा हूं कि ऐसे क्या हीरे लगे हुए हरदीप पुरी जी में कि वो लगातार बड़े बड़े पोर्टफोलियो लेके और मोदी जी के करीबी मंत्रियों में है। हमें समझ नहीं आता था कि इनकी खासियत क्या है, क्योंकि ज्यादा बात भी नहीं करते थे, मीडिया के सामने भी नहीं आते थे, तो हमें क्यों रखा हुआ है मोदी जी ने इनको? तो किसी ने बताया कि बहुत अच्छा काम करते हैं, तो ये जो कौन सा अच्छा काम करे थे, तो तस्वीर साफ हो गई है। और इन्होंने ये कह दिया था कि मैं उनसे मिल लिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। अगर ये बहुत बड़ी बात नहीं है तो वो इंग्लैंड में इस्तीफे क्यों हो रहे हैं? अगर वो बहुत बड़ी बात है तो कई लोग भाग क्यों रहे हैं? वहां प्रधानमंत्री की सरकार जाने को तैयार हो रही है, लोग सड़कों पे हैं। तो अगर छोटी बात इनके लिए है तो ये वो लोग क्यों कर रहे हैं? इनके लिए छोटी बात होगी शायद, क्योंकि इनको हर चीज छोटी ही दिखाई दे रही है। दूसरा सवाल राहुल गांधी ने ये पूछा है कि अनिल अंबानी जो है वो बाहर क्यों, जेल में क्यों नहीं है? उनके ऊपर तो तमाम आरोप हैं। अगर एपस्टीन फाइल का भी आप छोड़ दें, उनके ऊपर तो भारत में कई सारे मुद्दे चल रहे हैं। ईडी सीबीआई छापे मार रही है। यहाँ तो ईडी एक दिन किसी के घर जाती है, अगले दिन अरेस्ट कर लेती है। उनको क्यों अरेस्ट नहीं किया जा रहा है? इस सवाल का जवाब इस सरकार के पास नहीं है, और सब जानते हैं क्यों नहीं है, क्या मामला है। इसके अलावा राहुल गांधी ने आज जिस प्रकार से धो धो के भारतीय जनता पार्टी को मारा है, प्रधानमंत्री जी को भारत माँ बेचने का आरोप उनके ऊपर लगा दिया, यहाँ तक वो पहुंच गए, तो ये छोटी हिम्मत का काम संजय जी नहीं। जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप आज राहुल गांधी ने लगाए हैं और जिस तरह के सवाल खड़े किए हैं, मैं नहीं मानता कि राहुल गांधी ने बिना तथ्यों और बिना किसी जानकारी के सवाल खड़े किए होंगे। क्या सरकार इन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है?
क्या सरकार किसानों के लिए या डाटा सेंटर जो बेचा है भारत सरकार ने, उसका जवाब भारत सरकार के पास है? संजय जी, ये मजाक नहीं है कि आप जो है माइक्रोसॉफ्ट को, गूगल को और बाकी मेंटा को यहाँ पे लाके दे रहे हैं और उनके ऊपर 21 साल तक, 27 साल तक आप टैक्स फ्री कर देते हैं और अडानी जी उनको जमीन और पानी उपलब्ध कराएंगे। क्यों भाई, ऐसा क्या है? वो क्या चैरिटी करने आ रहे हैं यहाँ पे? तो ये इसके कोई जवाब इन लोगों के पास नहीं है। और आपने जो संघ की बात करी है, देखिए संघ तो एक हिसाब से वो भी डरा हुआ है, वो भी सरेंडर है, लेकिन मुझे उम्मीद संघ से ये है कि कल जो वर्कर स्ट्राइक कर रहे हैं, जो 30 करोड़ वर्कर कल स्ट्राइक कर रहे हैं, उसमें संघ समर्थित लोग भी हैं, क्योंकि संघ का जो भारतीय मजदूर संघ है उसके लोग भी काफी हद तक उसमें शामिल होंगे। तो ये जताता है, और पहले भी मैंने आपको बताया था कि मजदूर संघ और किसान संघ ने जो मोदी सरकार का बजट पेश हुआ है उसकी आलोचना की है। तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं वो भी विपक्ष के साथ खड़े हुए तो नजर आते हैं। और अब धीरे धीरे बच रहे हैं। मोहन भागवत जी तो कैसे बोले, वो लाए यही थे, अब तक तो समर्थित थे। 75 साल का फॉर्मूला तो उन्होंने ही बनवाया था, वो खुद 75 में फंसे हुए हैं, तो सबसे पहले तो उन्हीं को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे संघ भी सरेंडर दिखाई देता है। जी बिल्कुल ठीक बात है। मुझे अभी तक याद है मलिक साहब, जब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता था तो उस समय में लेबर यूनियन बड़ी मजबूत हुआ करती थी। हम जॉर्ज फर्नांडीज से बड़े प्रभावित थे। हम लोग कई बार चीनी मिल की हड़तालें हुई तो मैं एक एज स्टूडेंट लीडर अपनी यूनियन की तरफ से उनको, मजदूरों को सपोर्ट करने गया, वहाँ भाषण दिए मैंने। मजदूरों की एक बहुत बड़ी एकता होती थी और लाल झंडा हर जगह मजदूर के छत पे, घर पे फहरता हुआ दिखता था। जहां मजदूर खड़े हो जाते थे, लाल सलाम कहते थे, तो मशीनें बंद हो जाती थी। धीरे धीरे ये मजदूर संगठन कम होने लगे, उद्योगपतियों के रैकेट में सब फंसने लगे और ये संगठन अब धीरे धीरे अपनी क्षमता कम करने लगे, खोने लगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार जो मजदूरों की क्रांति है, क्योंकि मजदूरों का बहुत शोषण हुआ है, उनको, उनकी नीतियां जितनी लागू की गई थी अधिकांश हवा में है। आर्थिक रूप से मजदूर टूट रहे हैं, मजदूरों के संगठन मजबूत नहीं रहे। क्या लगता है आपको, अब ये जो हड़ताल का आह्वान हो रहा है, ये मजदूरों में फिर से एक नई चेतना का, एक संचार का माध्यम बनेगा? लोग जय हिंद कह के फिर से जुटेंगे और कहेंगे कि भाई हमें शोषण बर्दाश्त नहीं है, हमें शोषण के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे। देश एक बार फिर गांधी के रास्ते पे, अहिंसा के आंदोलन पे क्या जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए संजय जी, इसमें जिस तरह से मैंने बताया आपको कि कल जो स्ट्राइक है, इससे बहुत सारी उम्मीदें लोगों को हैं कि इससे एक प्रेशर सरकार के ऊपर बनेगा और बहुत जल्दी आपको किसान भी इस मुद्दे पे दिखाई देंगे। कुछ किसान संगठनों ने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की यात्रा शुरू कर दी है और किसानों की एक बड़ी यात्रा चल रही है जो आज की डेट में कर्नाटक से गुजर रही है। और वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि दिल्ली पहुंचते पहुंचते एक बड़ा जो है जन समूह किसानों का इकट्ठा हो जाएगा। वहां से वो हजारों की संख्या में चल रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे सरकार की जो नीतियां हैं पिछले 11 साल में, मोदी जी लगातार ढोल पीट रहे थे कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। सच्चाई ये है संजय जी, मैं तो खुद किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूँ, कि किसान की आय तो दुगनी नहीं हुई है, लेकिन उसके खर्चे दोगुने हो गए। उसकी जो फसल थी, जो फसल का रेट था, वो भी नीचे गिर गया है और जो दूसरे संसाधन है सबके रेट डबल हो गए, चाहे वो खाद हो, चाहे वो बीज हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो कुछ भी चीजें हो, उसके लिए सब जो है मजदूरी, उसको नहीं, मजदूर नहीं मिलता उसको, तो मजदूरी भी उसको डबल देनी पड़ती है। मनरेगा में पहले कुछ मजदूर मिल जाते थे, मनरेगा भी आपने बंद कर दिया है। तो किसान अभी त्रस्त है, किसान को बड़ी परेशानियां हैं। आप ये देखिए कि ये किसान को सड़क पर उतरना ही होगा। जिस प्रकार से आपने अमेरिका से एंट्री खोली है, आपने उसमें चीजें बदल दी। अगर थोड़ा सा विरोध हुआ तो आपने कंडीशन बदल दी है, आपने उसमें प्रोक्योर चीजें कर दी हैं। आपने कहा कि हम लोग इसको कच्चे को नहीं मंगाएंगे, पका के मंगा लेंगे। आपने उसका स्वरूप चेंज करके मंगा दिया है, लेकिन आएगा जरूर। और जब बाहर से इंपोर्ट होगा और आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, फ्री में वो आएंगे यहाँ पे, तो भारत का किसान अपनी फसलें कहाँ बेचेगा? वो कैसे कंपीट कर पाएगा उसको? जहां अमेरिका सरकार अपने किसानों को आगे बढ़ाने के लिए लाखों की रियायत देती है,
और हमारी सरकार सब्सिडी के नाम पे 12,000 15,000 देती है और 6,000 की तो भीख देती है हर साल उनको। और मोदी जी ढिढोरा पीटते हैं जिस दिन 2,000 देते हैं। किसान सम्मान निधि बता रहे हैं उसको, किसानों का सम्मान कर रहे हैं। आप किसानों का सम्मान नहीं, किसानों का अपमान कर रहे हैं। अगर आपको वास्तव में किसानों का सम्मान करना है तो उनकी फसल के वाजिब दाम दीजिए। उनको भीख की जरूरत नहीं है, उनकी फसलों का दाम दीजिए। किसान तो सम्मानित है, उसको सम्मानित करने के लिए जो उसकी फसल है, जो वो धरती का सीना चीर के उगाता है सर्दी गर्मी बरसात में, उसके वाजिब दाम आप उसको दीजिए। वो नहीं आप दे रहे हैं। अभी आप बाहर से चीजें इंपोर्ट करेंगे और वो उसका कैसे उसकी फसल बिकेगी। हम 10 बार ये चीजें समझा चुके हैं। जैसा आपने देखा, मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि कोरोना के टाइम पे बाहर से जो हम पाम ऑयल मंगाते हैं वो नहीं आया, तो यहाँ पे सरसों के रेट बढ़ गए और किसान ने अगले साल सरसों का रकबा बढ़ा दिया। और जब फिर बाद में आपने फिर खोल दिया इंपोर्ट, तो वो सब बर्बाद हो गए सरसों के किसान। वही हाल आज दूसरी जिन्नसों का है। आप दालें मंगाने की बात कर रहे थे अमेरिका से, धीरे से चुपचाप आपने उसमें भी संशोधन कर दिया। अगर बाहर से दालें आने लगेंगी, बाहर से दलहन तिलहन आने लगेगा, तो भारत का किसान क्या करेगा? वो तो बर्बाद होगा ही। और मुझे लगता है कि सरकार की नीयत भी ये है कि किसान को बर्बाद करके उसको मजदूर बना दिया जाए और उसकी जो सारी जमीनें हैं वो अडानी जी को दे दी जाए, ताकि अडानी जो है फूड में सबसे आगे आ जाए और वो अपने हिसाब से फिर बेचे। ये नीति सरकार की है, लेकिन अब सरकार इसमें कितनी कामयाब होगी, क्योंकि जिस प्रकार से चौतरफा हमले सरकार पे और उनके सहयोगियों पे हो रहे हैं, तो लंबा सरवाइव कर पाएंगे वो, मुझे इसमें थोड़ा संशय है संजीव। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये जो मलिक साहब, जो राहुल गांधी और कांग्रेस ये जो रणनीति बना रही है, सोशल मीडिया के जो हमले हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं ज्यादा भाजपा से कहीं ज्यादा एक्टिव अब कांग्रेस हो गई है। उनकी सोशल मीडिया टीम हो गई है, सुप्रिया शीनेत की टीम ने, और सुप्रिया शीनेत ने बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी हैं। पवन खेड़ा की एक एक तर्क बहुत भयंकर तरीके से आ रहे हैं। क्या ये जो कांग्रेस का और राहुल गांधी खास तौर से जिस तरह कमान संभाल रहे हैं, रोज एक एक बड़ा हमला कर रहे हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस अब बिल्कुल आर पार के मूड में आ गई है? नहीं संजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से कांग्रेस फॉर्म में है और राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज आप पार्लियामेंट में देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी बहुत कॉन्फिडेंस में है और अब हमें दिखता भी है। और जिस तरह से सरकार बैकफुट पे है और उनके नेता छुपते फिर रहे हैं, प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हो रही है सदन में आने की, तो ये तो एक राहुल गांधी की और कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत है। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव आपने स्पीकर लाने की बात करी है, तमाम विपक्ष का आपके पीछे आके खड़ा हो जाना जताता है कि विपक्ष को भी लगता है कि अगर इनसे पीछे छुड़ाना है तो कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना ही होगा। इसीलिए तमाम विपक्षी दल आज राहुल गांधी के साथ है और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता जाएगा और सत्ताधारी दल जो है वो कमजोरी की तरफ होगा, क्योंकि कई सारे ऐसे दल हैं जो अभी भी एनडीए में है, वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं वहां से छोड़ने की, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कई डर सताते हैं ईडी के, तोतों मैनाओं के। तो तोता मैना का डर कुछ कम होगा तो उनमें से भी कई लोग छिटक जाएंगे। ऐसा भी समय आप बहुत जल्दी देखेंगे। उधर अखिलेश यादव भी बिल्कुल एकदम ऐसा धमाका करते हैं कि लोग तिरमिला जाएं। पार्लियामेंट में वो आपके मेरठ के एमपी के लिए कह रहे थे कि इन्होंने राम को पीछे बिठा रखा है। किसी ने कहा आप तो बोलो मत, राम भक्तों पे गोली चलवाई थी। उन्होंने कहा जरा पढ़ लो, जानकारी कर लो। जिसने गोली चलवाने का आदेश दिया था वो मंदिर बनवा रहा है। नृपेंद्र मिश्रा की तरफ इशारा था। मोदी जी ने पहला ऑर्डर नृपेंद्र मिश्रा के लिए किया था। वो तो भगवान राम की कृपा थी कि बेटे को भी चुनाव हरवा दिया। भगवान राम ने कहा कि जिससे गोली चलवाई थी भक्तों को, उससे मंदिर बनवा रहे हो, तो मंदिर जमीन के घोटाले की चर्चा पूरी दुनिया में हो गई और उसके बाद अयोध्या भी हार गए। भगवान राम का इससे बढ़िया गिफ्ट और क्या हो सकता था कि भैया जिसने गोली चलवाई राम भक्तों से, उससे मंदिर बनवा रहे हो। तो अपने मोदी जी का सबसे खास आदमी, इसीलिए मंदिर की छत लीक कर गई पहली बार में। मंदिर के नाम पे कितनी शादी आई उसकी चर्चा शुरू हो गई। क्या माना जाए मलिक साहब, ये भगवान राम का सीधा सीधा गिफ्ट था कि तुमने मेरे नाम पे राजनीति की है, पकड़ो अब ये। और अखिलेश यादव ने जो आज कहा पार्लियामेंट में, का मालूम कर लो, जिसने गोली चलवाने का आदेश दिया वो मंदिर बनवा रहा है। अब बीजेपी का ये जो दोहरा चरित्र है, ये दोहरा ढोंग वाला चरित्र है, क्या इस बयान से सामने आ गया? नहीं संजय जी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैंने तो पहले ही आपको कहा है कि आप जिस भारत माता की बात करते थे, जिस 36 इंच के सीने की बात करते थे, वो सब चीजें आपकी ध्वस्त हो चुकी हैं। आप जो राम के सबसे बड़े भक्त बनते थे, राम के साथ आपने क्या क्या नहीं किया। आपने तो राम को बेचने का काम किया है।
इसीलिए तो आप अयोध्या हारे हैं। अयोध्या में हारना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा डेंट है, और अयोध्या में हारने का संकेत है कि आप अयोध्या में ही नहीं पूरे देश में हारने जा रहे हैं। ये वहीं से मामला चला है। एक लिमिट तक आप प्रयोग करेंगे। भगवान राम पे लोगों की आस्थाएं हैं, आपने उन आस्थाओं को कुचलने का काम किया है, आपने उन आस्थाओं को ध्वस्त करने का काम किया है। आज जिन लोगों की आस्थाएं आपसे जुड़ी हुई थी, और जब वो आपके कर्म के बारे में जानते हैं, जब उनकी सच्चाई, जब आपकी सच्चाई उन लोगों के सामने जा रही है, तो वो लोग आहत हैं, और वो आहत होकर आपसे इस तरह का बदला ले रहे हैं। अब आपको इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। संजय जी, जिस प्रकार से इन्होंने प्रस्तुत झूठ परोसा था लोगों के सामने, और लोग इनमें आस्था जताते हुए आगे बढ़ गए थे, अब वो पछता रहे हैं कहीं न कहीं। अब वो पछता के अब जो वापस आएंगे वो डबल तेजी से वापस आएंगे और विपक्ष की तरफ जाएंगे। उसका नजरिया मैं बार बार आपको कहता हूँ, 2024 में उत्तर प्रदेश में देख चुके हैं, और देश में उसी प्रकार का माहौल अब बनता जा रहा है। कहीं लोकसभा का चुनाव हमें लग रहा है पहले ना हो जाए, अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है तो। क्योंकि देखिए, अब मैंने आपको कहा कि सरकार में जो सहयोगी दल हैं, अब उनको भी अपना अगर अस्तित्व बचाना है तो इनसे दूर होना पड़ेगा, और नहीं तो कीचड़ के छींटे उनके ऊपर भी पड़ने तय हैं। ऐसे में वो छिटकेंगे तो सरकार जो है खतरे में आएगी, और सरकार खतरे में आएगी तो ऐसे में संभावना बन जाती है दोबारा चुनाव होने की। हमने कई बार समय से पहले चुनाव होते हुए देखे हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है मलिक साहब, बहुत बड़ी बात कह दी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।